नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर एक जो परिवर्तन हुआ है, यानी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की जगह डेमोक्रेट जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रपति पद एक तरह से चुनाव में जीता गया है। इस परिवर्तन के कारण अगर हम देखें तो अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी बड़े परिवर्तन एक तरह से देखे जाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप के समय से नीतियां चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना जाता है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे, यानी उनके बारे में या वो किस नीति को फॉलो करेंगे उसके बारे में कोई अनुमान लगाना आसान नहीं था। तो वो निर्णय लेने में काफ़ी तेज़ी दिखाते थे, लेकिन निर्णय उतनी ही तेज़ी से बदलते भी थे, जिसके कारण अमेरिकी नीतियों में जो स्थिरता या एक कंटिन्यूटी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। तो जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार हो पाएगा। अगर हम राष्ट्रपति चुनाव में देखें, जो टर्नआउट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर रहा अमेरिका में। अगर हम जो बाइडेन के द्वारा जो प्राप्त मतों की बात करें तो लगभग उनको 74 मिलियन मत प्राप्त हुए हैं, जबकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्हें 71 मिलियन प्राप्त हुए हैं। तो जितने भी अमेरिकी चुनाव हुए उसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति में एक तरह से हैं। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उपराष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस, तो भारतीय, अफ्रीकी और अमेरिकी मूल की और साथ साथ पहली महिला होंगी जो इस पद पर जाने वाली हैं। तो इस तरह का परिवर्तन भी कहीं ना कहीं अमेरिका में बड़े नीतिगत परिवर्तन भी भविष्य में आ सकते हैं। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ में जो एक तरह से अत्याचार हुए, खासतौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी, यहाँ पर जैसे अगर हम जॉर्ज फ्लॉयड की बात करें या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई, तो अफ्रीकी अमेरिकियों का एक विरोध अमेरिकी सरकार के साथ में था। तो उसका भी समर्थन कहीं ना कहीं जो बाइडेन को बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। और कमला हैरिस को जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो बाइडेन के द्वारा चुना गया तो इसका बड़ा प्रभाव रहा कि चाहे वो भारतीय हो या अफ्रीकी मूल के हों, जो भी एक तरह से अप्रवासी थे, उन्होंने बड़ी संख्या में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से बाइडेन को एक तरह से मत किया। तो कमला हैरिस का इस पद पर जाना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नीतियों में दिखाई पड़ेगा भविष्य के लिए। अगर हम एक और यहाँ पर एक आंकड़ा देखें तो 1992 के बाद जब जॉर्ज बुश सीनियर वो अपना चुनाव हार गए थे, यानी पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो दूसरा राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं जीत पाए थे। यानी एक तरह से अगर हम देखें तो 88 से 92 के बीच में तो थे राष्ट्रपति, लेकिन दूसरा कार्यकाल नहीं जीत पाए थे। तो 92 के बाद आप देखें तो 2020 में ये होने वाला है जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपना जो कार्यकाल है वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। अगर हम जॉर्ज बुश सीनियर की बात करें जो दोबारा नहीं चुने जा सके, उनके बाद अगर हम बिल क्लिंटन को देखें तो उन्होंने 92 से लेकर 2000 के बीच में यानी 2 कार्यकाल पूरे किए। उसी के साथ साथ बुश जूनियर जो बुश सीनियर के पुत्र हैं, उनकी बात करें तो 2000 से 2008 के बीच में उन्होंने भी 2 कार्यकाल किए। और उसके बाद पहले अफ्रीकी अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा, उन्होंने भी एक तरह से 2008 से 2016 के बीच में अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। तो उसके बाद ट्रंप आप कह सकते हैं 92 के बाद पहले राष्ट्रपति हैं रिपब्लिकन जो अपनी उम्मीदवारी को दोबारा एक तरह से नहीं जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर 92 के बाद अमेरिका में ये परिवर्तन हुआ है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित नहीं हुआ है, तो जो उनकी नीतियां थी उनमें एक बड़ा परिवर्तन अमेरिका में लोग चाहते थे। अगर ये एक बड़ा परिवर्तन 92 के बाद दिखाई पड़ रहा है जहां राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल अमेरिका है, जो एक तरह से रोजगार या अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रपति की जो नीतियां हैं वो खिलाफ एक तरह से मान रहे थे। तो उसके कारण एक बड़ा परिवर्तन यहां पर दिखा है। जहां तक ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो अपनी नीतियों को लेकर, जहां तक हम ट्रंप की बात करें, अपनी नीतियों को लेकर बहुत अनिश्चित थे। यानी उनकी नीतियों के बारे में किसी भी तरह का एक क्लेम नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह की नीति का एक तरह से पालन करेंगे। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति की जो एक तरह से संभावनाएं होती हैं, क्या वो कर सकते हैं, उसको लेकर हमेशा एक आशंका बनी रहती थी। उस आशंका को ट्रंप को हराकर अमेरिका की जनता ने एक तरह से दूर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को अगर हम देखें तो एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कुछ बड़ी समस्याओं के साथ में ग्रस्त रहा। उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उस पर काफ़ी एक तरह से विवाद हुए। अगर उन्हीं एक तरह से निर्णय को देखें और हम देखें किस तरह वर्तमान जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो किस तरह से परिवर्तन लाएंगे, तो अमेरिका के लोगों के जो अधिकार है उनके बारे में हमेशा वो बढ़ चढ़कर बातें करते थे। यानी जो नेटिव अमेरिका, जो अमेरिका के मूल नागरिक हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बाराक ओबामा की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाए थे और उनसे एक तरह से पूछा था, या उनको इस तरह उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वो केन्या से संबंधित एक मुस्लिम परिवार से हैं। तो इस
तरह के जो उनके आरोप रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो अमेरिकी मूल के लोग हैं उनके अधिकारों की हमेशा बात करते रहे हैं, और ये अमेरिका की जो विविधता है उसके खिलाफ है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहरी देशों के लिए अमेरिका में नागरिकता लेकर रहते हैं। खासतौर पर जैसे मैक्सिको के साथ देखें, उन्होंने मैक्सिको का जो बॉर्डर अमेरिका से उसको सील करने के लिए एक दीवार बनाने की यहाँ तक बात करी। तो ये सब कहीं ना कहीं अमेरिकी लोगों के अधिकारों का वो जो पक्ष लेते थे उसको दिखाता था। पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को अलग करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की जो वैश्विक एक समस्या है उसको हल करने की दिशा में जो कदम उठ रहे थे उसमें एक बड़ा कह सकते हैं रोड़ा अटकाया। तो ये भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो पर्यावरण की समस्याओं को लेकर काफी जागरूक है वो भी ट्रंप के इस निर्णय का बहुत समर्थन नहीं करते थे। चीन की नीति अगर हम देखें तो चीन के साथ एक जो ट्रेड वॉर व्यापार युद्ध रहा, और कोविड-19 में चीन के ऊपर जो अमेरिकी हमले हुए उसने कहीं ना कहीं चीन की जो नीति है वो अमेरिका के बिल्कुल विरोध में कर दी। इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन है उस पर पड़ा। अप्रवासी जो विरोधी है वो नीति हमेशा इनकी दिखाई पड़ी है। जैसे अगर हम देखें जो भारतीयों को एक तरह से H1B वीजा दिए जाते हैं तो उसको लेकर रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए। उनका मानना था कि जो स्किल्ड या कौशल वाले लोग हैं वो अमेरिका में आए, तो अमेरिका के खुद के लोग हैं उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी वीजा कार्यक्रम थे उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करी। तो ये भी अप्रवासी जो पहुंच रहे हैं अमेरिका में रोजगार या अन्य प्रकार के साधनों के लिए, उनका एक तरह से विरोध ट्रंप को झेलना पड़ा। अल्पसंख्यक के अधिकारों की अगर हम बात करें, अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, खासतौर पर अगर हम इस्लाम के मानने वालों की बात करें तो उनके लिए ट्रंप की तरफ से काफी विरोधी बयान आए। इससे ट्रंप की अल्पसंख्यक विरोधी जो नीति है उसको भी एक तरह से पता लगा। तो ये भी उनके एक कह सकते हैं खिलाफ गई जब हम यहाँ पर वोटिंग की बात करते हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर अगर हम विदेश नीति की बात करें तो बहुपक्षवाद को हटा दिया, यानी वो द्विपक्षीय बात कर रहे थे या अकेले एक तरह से अलग होकर अमेरिका की जो नीतियां उसको लागू करने की बात कर रहे थे। जैसे अगर हम कुछ संधियों की बात करें, जैसे इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इससे एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ईरान डील में देखें, जो डील बराक ओबामा के समय हस्ताक्षर की गई थी, राष्ट्रपति बनने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इससे अलग कर लिया गया, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता फिर से एक तरह से ईरान पर लगने वाले प्रतिबंध के कारण बढ़ गई। WTO में जो अपीलीय एक तरह से प्राधिकरण है उसके गठन के लिए जो भी वहां पे सदस्य है उसकी नियुक्ति का एक तरह से अमेरिका ने विरोध किया और वहां सदस्य नियुक्त नहीं हो पाए। तो जो अपीलीय प्राधिकरण है WTO का वो कार्य नहीं कर पाया। WHO की जो नीतियां उनका भी ट्रंप के द्वारा खुलकर विरोध किया गया। तो ये सब ऐसे कुछ प्रमुख निर्णय थे उनके 4 साल के कार्यकाल में जो ट्रंप के एक तरह से विरोधाभास को दिखाते हैं। अगर हम ट्रंप के कार्यकाल की जो प्रमुख समस्याएं हैं जो उनके हारने के कारण के रूप में देखी जाती है, जैसे उनके ऊपर जो महाभियोग चला वो पूर्ण रूप से आगे लागू नहीं हो पाया, लेकिन अपने पद का जो गलत उपयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगा, इससे उनकी एक तरह से छवि उस पर बुरा असर पड़ा। और अफ्रीकी अमेरिकियों की जो हत्या हुई खासतौर पे पुलिस अधिकारियों की तरफ से, तो इससे माना गया कि जो प्रशासन है वो अफ्रीकी अमेरिकी के अधिकारों को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। इससे भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में एक माहौल बना। और लास्ट आप कहें तो कोविड-19, शायद इस महामारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में देखें तो सबसे ज्यादा कोविड-19 से प्रभावित लोग अमेरिका में हैं, मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका में है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी महामारी से लड़ने की जो क्षमता है अमेरिका में उसकी जो कमी उसको दिखाती है, और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत नकारात्मक असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ा है। अब इसके बाद अगर हम बिडेन की बात करें तो बिडेन के लिए वर्तमान में लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो बहुपक्षवाद को बढ़ावा दें, वो चाहे WTO की बात करें, WHO की बात करें या अन्य प्रकार की संधियां जिससे अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर कर लिया। इससे अमेरिका का जो वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता है वो पुनः स्थापित होगी, क्योंकि आप द्विपक्षीय या अलग होकर अगर रहते हैं तो आपके नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठते हैं। तो बहुपक्षवाद में आप एक तरह से नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। मध्यम वर्गीय अमेरिकी जो हैं उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं बिडेन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय अमेरिका के लिए रोजगार की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक स्तर पर नीचे जा रही है और कोविड-19 से यह और ज्यादा कमजोर हुआ है। तो इन मध्यम वर्गीय अमेरिकी की जो अधिकार हैं उनको लेकर बिडेन को बड़े पैमाने पर सुधार करने की भविष्य में जरूरत रहेगी। और यहां पर कोविड-19 जिसके कारण माना जा रहा है कि ट्रंप की हार हुई है, कोविड-19 से किस तरह अमेरिका में एक तरह सुधार हो सकते हैं या बचाव किया जा सकता है, या वैक्सीन की जो प्रक्रिया हो रही है, या किस तरह से प्रतिबंधों को लगाकर कोविड-19 के प्रसार को रोका जाए, क्योंकि ट्रंप के समय में इसका बहुत ज्यादा एक तरह से मजाक उड़ाया गया।
ट्रंप के द्वारा खुद ही एक तरह से मास्क पहनने या अन्य प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया गया। तो कोविड-19 से जो स्थिति अमेरिका में है उसको नियंत्रित करना भी बिडेन के लिए प्रमुख लक्ष्य है। तो नीतिगत परिवर्तनों को एक तरह से करके जो बिडेन और कमला हैरिस आने वाले समय में अमेरिका की नीतियों को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अमेरिकी नीतियों में बड़े परिवर्तन लाएंगे, चर्चा करें। तो किस तरह के परिवर्तन होंगे वो हम लास्ट में इसमें बताएंगे, लेकिन शुरुआत में आप बताएंगे कि पहले ट्रंप के समय की नीतियां क्या हैं जिसमें कमियां थी। आप कमियां गिना दीजिए, फिर बाद में बताइए कि सुधार बिडेन को क्या करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब पेज नंबर 9 पर अगर हम अपनी दूसरी न्यूज को देखें तो जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। यहां पर देखें तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, उनकी तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया कि कोविड-19 के समय जलवायु और कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता की एक आवश्यकता है। तो उसी के संबंध में हमारा ये आर्टिकल है। कोविड-19 जो महामारी फैली उसके बाद से कहीं ना कहीं अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की अगर हम और डेवलपमेंट विकास की बात करें तो उन पर हमारा जो निवेश है उसे बढ़ाने की एक आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके निवेश है उनके माध्यम से इस महामारी से लड़ने की क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक सामान्य से वेंटिलेटर की बात करें या पीपीई किट की बात करें, जो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या के रूप में थी जब कोविड-19 का शुरुआती हिस्सा था। वर्तमान में हम देखें तो इसमें हमने काफ़ी सुधार किया है। तो हमें कहीं ना कहीं अनुसंधान विकास की संभावनाओं को प्रबल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कोविड-19 के प्रसार के लिए माना यह जाता है कि जो जंगली क्षेत्र है वहां पर मानव का जो हस्तक्षेप है वो बड़ा है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं इस तरह के जो वायरस हैं वो मनुष्य के संपर्क में आकर एक महामारी का रूप ले रहे हैं, जैसा कोविड-19 में हो रहा है। तो हमें जंगली क्षेत्र की जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, और बिना उसमें मानव हस्तक्षेप ज्यादा किए हुए वो जैसे हैं उसी स्थिति में उनके संरक्षण की आवश्यकता है। कोविड-19 जैसी महामारी भविष्य में ना पाए और उससे हम अपने आप का बचाव कर सकें, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, उसी के साथ साथ इकोलॉजी यानी हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, और जो हमारे इवोल्यूशन है, हमारा जो विकास का क्रम है, इन तीनों को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इन तीनों का ही मिश्रण हमें इस तरह की महामारियों का जो विकास है या किस तरह से वो आगे असर डाल सकती है उनके बारे में हम समझ को विकसित कर सकते हैं। और कोविड-19 के समय एक ये भी देखा गया तथ्य, और ये वर्तमान में भारत में हम देखें क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो रही है, और कारण ये है पराली के जलने या अन्य संभावनाएं। तो इस कारण से अगर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो माना जा रहा है इसका नकारात्मक प्रभाव कोविड-19 पर भी हो सकता है, और कोविड-19 के मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण जो भी श्वसन संबंधी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं, और उससे कोविड-19 का जो प्रभाव है वो किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा तेजी से हो सकता है। तो हमें प्रदूषण को नियंत्रण रख के हम इस तरह की महामारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम निष्कर्ष को देखें, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनको अगर हम नियंत्रित रखें तो किसी भी महामारी का जो प्रसार है उसको भी रोकने में हम सफल हो सकते हैं। कोई भी महामारी उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालती है जो प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण किसी भी तरह से शारीरिक रूप से कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर है। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि प्रदूषण को हम नियंत्रित करें। जब प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो हमें ऐसे विकल्प चुनने होंगे जो सतत हो यानी सस्टेनेबल हो। जैसे आप सभी जानते हैं कि ओजोन का जो क्षरण हो रहा था हमारे वायुमंडल में, उसको रोकने के लिए माना गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको हटाने की जरूरत है, तो उनकी जगह यूज किया जाने लगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs। तो HFC ने एक तरह से ओजोन का जो क्षरण है उसको लगभग समाप्त कर दिया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के साथ समस्या क्या है, ये हरित गृह गैसें हैं, यानी इनके द्वारा एक तरह से जो भी सूर्य का ताप पृथ्वी से टकराकर वापस जा रहा है इसको ये एकत्रित कर लेते हैं, और माना जाता है कि CO2 की तुलना में ये हजारों गुना ज्यादा मजबूत एक तरह से हरित गृह गैस है। तो इस कारण से ये पृथ्वी के तापमान वृद्धि में अब योगदान कर रहा है। तो हमने ओजोन के क्षरण को रोका लेकिन पृथ्वी के ताप वृद्धि में एक तरह से योगदान बढ़ा दिया। तो हमें ऐसे विकल्प देखने होंगे जहां पर साधन हमारा सतत हो, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के दोबारा हमें उसको दूर करने के लिए समस्याओं को फिर से कार्य न करना पड़ा, जैसे हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर अब विचार करना पड़ रहा है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसे हल करने के लिए अगर हम प्रयास देखें तो सितंबर 2018 में
अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के द्वारा एक प्रयास किया गया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि 2045 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त कर लेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की, इसका सिंपल सा मतलब है कि कार्बन का जो उत्सर्जन है वो एक तरह से बराबर है कार्बन के अवशोषण के। यानी जितना उत्सर्जन किया जा रहा है उतने, मान लीजिए कि हमारे यहाँ 1 टन उत्सर्जन हो रहा है और उस 1 टन को अवशोषित करने के लिए हमने उतने ही जंगली क्षेत्र लगा रखे हैं, यानी उतना ही हमारे पास फॉरेस्टेड एरिया है, जिससे हो क्या रहा है कि जो उत्सर्जन हो रहा है उतना ही ज्यादा एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो। इसे कैलिफोर्निया ने 2045 तक एक तरह से करने के लिए लक्ष्य बनाया। यूरोपीय संघ की बात करें तो उन्होंने अपनी ये घोषणा दिसंबर 2019 में करी कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन तटस्थ हो जाएंगे। चीन ने सितंबर 2020 में करी कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल पहुंच जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया की बात करें तो यूरोपीय संघ की तरह उन्होंने भी 2050 तक इसको प्राप्त करने के लिए इसी वर्ष अपना लक्ष्य रखा है। कार्बन न्यूट्रलिटी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं और इस कड़ी में हम ध्यान रखें, भारत को भी आने वाले समय में अपना इस तरह का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लक्ष्य के माध्यम से ही हम कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने एक तरह से पेरिस जलवायु जो सम्मेलन था वहां पर घोषणा की थी कि 2030 तक भारत अपनी जो भी ईंधन की आवश्यकता है उसके लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर एक तरह से आ जाएगा 2030 तक। और जैसा हमारा विकास चल रहा है, अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, तो हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आर्थिक विकास को हम पारिस्थितिकी विकास के साथ जोड़ें। यानी अगर किसी भी तरह का आर्थिक विकास हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है, तो उस तरह के विकास को हम एक तरह से रोकें और ऐसे विकास पर आए जिससे पारिस्थितिकी को नुकसान न्यूनतम हो पाए। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी जगह हमें हरित घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट करने की आवश्यकता है। उत्पादन के जो भी हमारे पास आवश्यकता हो, वो चाहे हम ऊर्जा की बात करें, चाहे हम बात करें कच्चे माल की, उन सभी के लिए हम जब प्रयास करें तो हमें सतत एक तरह से जो विकास लक्ष्य उनको देखना पड़ेगा और हरित साधन पर जाने की आवश्यकता है। जैसा ऊर्जा के लिए हम बात कर रहे हैं, कच्चा माल अगर कहीं से, जैसे हम कोयले की ही बात करें तो कोयला अगर खनन कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे हमारे जंगल के क्षेत्र या अन्य भाग जो पारिस्थितिकी तंत्र में आ रहे हैं प्रमुख रूप से, उनमें नुकसान ना हो पाए और कोयले का उपयोग न्यूनतम करके हम एक तरह से जो उत्सर्जन CO2 का उसको भी रोक सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऊर्जा के ऐसे विकल्प हम विकसित करें जिससे जीवाश्म ईंधन का उपयोग न्यूनतम हो पाए। हमें इस तरह से आर्थिक विकास करना होगा कि ऊर्जा के साधन हमारे हरित हों और विकास के हर साधन में हम हरित विकास की ओर जाएं। यानी जो हमारा विकास है वो सस्टेनेबल या सतत होना चाहिए और उसको करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन तटस्थता पर आना पड़ेगा। यानी अगर हम अपने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाएंगे, क्योंकि ध्यान रखें आने वाले समय में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के करीब रहेगा और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ विकास बड़े पैमाने पर होगा। हम अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा विकास करेंगे तो हम विकास को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन विकास को हरित या ग्रीन डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जरूर प्रयास कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी कार्बन उत्सर्जन हो उसी के साथ साथ उसके अवशोषण करने की क्षमता को भी बढ़ाएं, जंगल के क्षेत्र को बढ़ाकर या अन्य प्रकार के संसाधन को विकसित करके। तो कार्बन का उपयोग अगर न्यूनतम करेंगे तो हमें जंगल के क्षेत्र हैं वो विस्तारित करने का जो प्रयास है उसे बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास में अगर कार्बन का उपयोग ज्यादा होगा, उत्सर्जन ज्यादा होगा, तो हमें कहीं ना कहीं उसका अवशोषण बढ़ाने के लिए जंगल के क्षेत्रों का विस्तार करने की आवश्यकता है तेजी से। जैसा हमारा आर्थिक विकास है उसमें कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ग्रीन अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर जाने की जरूरत रहेगी भविष्य में। और इसके लिए भारत के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में बड़े प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में प्रयास के माध्यम से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन तटस्थता एक प्रमुख भविष्य का साधन होगा, टिप्पणी करें। तो आप पहले जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसके बारे में बता सकते हैं, कार्बन तटस्थता की जो डेफिनेशन है उसको आप दे सकते हैं। अलग अलग जगह पर कैलिफोर्निया, यूरोपीय संघ, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान ने जो लक्ष्य रखे हैं और भारत को भी इसकी आवश्यकता होगी, यह हमें बताना पड़ेगा। भारत किस तरह से आर्थिक विकास तेजी से कर रहा है तो हमारे यहाँ अवसंरचना बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ेगा कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन की जो एक अनुमानित संख्या है वो बढ़ सकती है। इसके लिए हम पहले से प्रयास करें कि कार्बन तटस्थ होकर हम अपना
आर्थिक विकास करेंगे। तो भविष्य के लिए पहले ही योजना बनाकर हम कहीं ना कहीं भविष्य के लिए जो आर्थिक विकास है उसको मजबूत कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम आर्थिक विकास करने के पार्ट पर अभी तेजी से काम करें और आगे चलकर हमें ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत पड़े। जैसा कि हमने बात करी थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो एक तरह से सीएफसी की जगह पर आए और अब वो एक तरह से क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के रूप में उसे आइडेंटिफाई किया गया है। अब हमें उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो इस तरह का हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है जिसके लिए भविष्य में हमें दोबारा परिवर्तन करना पड़े। तो परिवर्तन हम ऐसा लाएं जो सतत हो, जो लगातार चले, आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण का नुकसान भी न्यूनतम स्तर पर हो पाए। और इसके लिए कार्बन न्यूट्रलिटी एक प्रमुख रास्ता हो सकता है भविष्य का। इस रूप में अपना आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं स्ट्रेटेजिक कंफर्ट विद द मालदीव। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला के द्वारा मालदीव का दौरा किया जा रहा है और मालदीव के साथ जो हमारे संबंध हैं वर्तमान में आप कह सकते हैं कि काफ़ी सुखद स्थिति में हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मालदीव की सरकार है, यानी हम प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह की बात करें तो उनके द्वारा एक तरह से भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की एक नीति का पालन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने भारत को किसी भी अपनी नीति में सबसे पहली एक तरह से वरीयता देने की बात की है। इसके पहले अगर हम देखें तो इसके पहले जो अब्दुल्ला यामीन थे उन्हें चीन के काफ़ी नज़दीक माना जाता था। तो वर्तमान में भारत की अगर हम देखें तो भारत मालदीव से कई तरह के संबंधों में एक तरह से बंधा हुआ है, जिसमें आर्थिक विकास और अन्य तरह के जो विकास हैं उनके लिए हम एक तरह से पूर्ण रूप से मालदीव को मदद दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात करें तो हम बड़ी संख्या में मालदीव के जो विद्यार्थी हैं उनको अपने यहाँ शिक्षा के लिए एक तरह से अवसर देते हैं। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, विभिन्न प्रकार की जो भी ऑपरेशंस हैं उनके लिए बड़ी संख्या में मालदीव के लोग भारत में पहुंचते हैं और भारत ने वीजा फ्री एक तरह से नीति मालदीव के नागरिकों के लिए चला रखी है। पर्यटन मालदीव की आय में सबसे प्रमुख साधन के रूप में है। भारतीय लोग पर्यटन के लिए मालदीव में बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक तरह से मालदीव की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए है। भारत जो भी एक तरह से मालदीव से हमारे यहाँ निर्यात आ रहे हैं उनमें बड़े पैमाने पर उनको छूट देता है, जिससे कि हमारा जो आयात निर्यात का एक जो व्यापार है वो बड़े पैमाने पर मालदीव से बढ़ सके। अगर हम वर्तमान से पहले देखें तो हमेशा किसी भी तरह की संकट की स्थिति अगर मालदीव में आई है तो उसमें सबसे पहले भारत ने एक तरह से प्रयास किया है। कोविड-19 में अगर हम देखें तो हमने लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद उनको दी है। विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चिकित्सा के जो उपकरण हैं उनको हमने उनको उपलब्ध कराया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पड़ोसियों को सबसे करीब रखने की जो नीति है वर्तमान सरकार की, उसका एक आप उदाहरण देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें हमारे द्वारा जो मदद दी गई थी और उसी समय मालदीव में पेयजल का एक संकट आया था, उसमें भारतीय नौसेना के टैंकर्स के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया था मालदीव को। अगर हम और पीछे जाएं तो 1988 में उस समय के मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम, उनके खिलाफ कुछ सैन्य लोगों के द्वारा एक तरह से तख्ता पलटने का प्रयास किया गया। इस तख्ता पलटने की जो घटना है उसको भारत ने एक तरह से रोकने का प्रयास किया और सफल हुआ ऑपरेशन कैक्टस के अंतर्गत, जिसमें हमारी नौसेना के कुछ युद्धपोत, उसके साथ साथ पैराट्रूपर्स, उन सबने मिलकर इस तख्ता पलट को रोकने का काम किया था 1988 में ऑपरेशन कैक्टस। तो वर्तमान स्थिति में हम देखें तो हमारे और मालदीव के जो संबंध है वो काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो प्रमुख समस्या पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, जो 5 वर्ष का कारावास भी एक तरह से वो जेल में इसमें व्यतीत कर रहे हैं, उनके द्वारा भारत का विरोध हमेशा किया जाता रहा है और वो चीन के समर्थक माने जाते हैं। तो उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा भारत जब भी किसी तरह की मदद मालदीव को देता है तो उसका विरोध किया जाता है। तो ये एक प्रमुख समस्या के रूप में आप देख सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें मोहम्मद नाशीद की अगर हम बात करें तो मालदीव में जब मल्टी पार्टी एक तरह से चुनाव हुए थे पहले, तो उसमें चुने हुए पहले राष्ट्रपति थे। वर्तमान में अगर हम देखें तो उनके द्वारा एक तरह से जो मालदीव में डेमोक्रेट पार्टी है उसके एक तरह से अध्यक्ष के रूप में वो कार्य कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा एक तरह से इब्राहिम सोलेह को राष्ट्रपति पद के रूप में एक प्रत्याशी के रूप में 2018 में आगे किया गया था। लेकिन वर्तमान में उनके द्वारा भ्रष्टाचार जो वर्तमान की सरकार में है उसके बारे में एक तरह से खुले में आकर बयान दिए जा रहे हैं और ये इब्राहिम सोलेह की सरकार को एक तरह से कमजोर करता है। वैसे आप ध्यान रखें मोहम्मद नाशीद को भारत का समर्थक माना जाता है। तो ये कुछ जो समस्याएं हैं वर्तमान सरकार की घरेलू राजनीति के कारण और अब्दुल्ला यामीन जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत विरोधी जो रुख रखा गया है। लेकिन अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, इब्राहिम सोलेह सरकार की, तो उन्होंने जिस तरह से इंडिया फर्स्ट की एक नीति बना रखी है तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं भारत के लिए मालदीव के साथ वर्तमान में जो संबंध है वो काफी सुखद स्थिति में चल रहे हैं। और मालदीव की स्थिति
हिंद महासागर में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप ध्यान रखें कि मालदीव एक तरह से केंद्रीय स्थल पर स्थित है हिंद महासागर की। अगर एक तरह से हम बात करें हिंद महासागर में, अगर हम 3 प्रमुख बिंदु को देखें, मलक्का जल संधि, जहां से माना जाता है कि लगभग 15.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल एक तरह से जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम हॉर्मुज की बात करें, हॉर्मुज जल संधि, यहां से लगभग 17 मिलियन बैरल, और बाबेल अल मंडब की अगर हम बात करें जो लाल सागर और एक तरह से अरब सागर के पार्ट पर है, तो यहां पर हम देखें तो ये हिस्सा एक तरह से लगभग 3.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल को एक तरह से यहां से आता है। तो ये तीनों प्रमुख एक बिंदु हैं। तो हिंद महासागर में भारत की जो मजबूती है वो मालदीव को एक तरह से संबंध अगर हमारे मजबूत रहते हैं तो वो और मजबूत होती है, क्योंकि ध्यान रखें चीन के द्वारा म्यांमार में स्थित, उसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा, कोलंबो, और बांग्लादेश में अगर हम देखें तो बांग्लादेश में उनके द्वारा चटगांव और जो पयारा एक तरह से बंदरगाह है उसको भी एक तरह से विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो चीन की तरफ से हमेशा कहीं ना कहीं भारत के साथ में लगते हुए जो देश हैं उनसे संबंधों को आगे बढ़ाया गया है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी इसी श्रेणी में आता है। जिबूती में आप ध्यान रखिए चीन का अपना खुद का एक नौसैनिक अड्डा बन रहा है। तो ये स्थितियां हिंद महासागर में भारत के लिए हमेशा कठिन स्थितियों को बनाती हैं। तो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव रोकने के लिए हमें मालदीव जैसे प्रमुख द्वीपीय देश के साथ संबंध मजबूत रखने हैं। और दूसरा, इंडो पैसिफिक में हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में चलने वाला मालाबार एक्सरसाइज इसी कड़ी में आप देख सकते हैं। तो मालदीव से संबंध हिंद महासागर में भारतीय नौसैनिक मजबूती के लिए, हमारी सामरिक मजबूती के लिए काफी आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, वॉक द टॉक। इस आर्टिकल के माध्यम से यह कहा गया है कि भारत अगर आने वाले समय में आर्थिक रूप से बड़ा लाभ लेना चाहता है तो उसे अपनी जो नीतियां हैं उनमें स्थिरता एक तरह से लानी पड़ेगी और भविष्य को देकर आर्थिक नीतियां बनानी पड़ेगी। भारत में अगर हम देखें तो विश्वसनीयता के साथ और अच्छा रिटर्न आता है अर्थव्यवस्था में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यानी अगर आप निवेश करेंगे, क्योंकि ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे तेजी से, तो हमारा जो रिटर्न है निवेश का वो अच्छा होता है। तो इसीलिए विदेशी निवेशक यहां पर आकर्षित हो रहा है। एक दूसरा हिस्सा देखें, लोकतंत्र के साथ मांग, यानी हमारे यहां मांग, डिमांड बड़े पैमाने पर है। 130 करोड़ की आबादी का देश है, तो मांग तो सबसे बड़ी है। और लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार यहां पर एक तरह से नीतियां बनाती है। तो जनता एक तरह से नीति निर्धारण में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है। तो इस कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती हमें आर्थिक रूप से एक मजबूती भी देती है। तो यह भी भारत को एक अच्छे निवेशक स्थल के रूप में विश्व में स्थापित करता है। स्थिरता और सतत विकास, ये दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के वर्तमान में प्रमुख आधार हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को हम देखें तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम जीवाश्म ईंधन से अलग अपनी ऊर्जा का 40% एक तरह से उत्पादन करेंगे, यानी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ साथ हमने, अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, या अन्य जो भी हमारे सतत ऊर्जा के स्रोत है उनके ऊपर काफी एक तरह से जोर दिया है। और स्थिरता की बात करें तो वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं वो कंटिन्यूअस रूप में चल रही हैं, और हमारे यहाँ जो भी सरकारें आती हैं वो आर्थिक नीतियों का जो सुधार है उसको बड़े पैमाने पर लागू करती हैं। तो स्थिरता भी देश की अर्थव्यवस्था में दिख रही है, और हरित अर्थव्यवस्था को लाने का एक हमारा संकल्प है, और साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना। तो हरित विकास को एक तरह से हम करते हुए, और इसके लिए आने वाले समय में कार्बन न्यूट्रलिटी को भी हम एक तरह से अपना सकते हैं और आर्थिक विकास को भी मजबूत करेंगे। दूसरे शब्दों में आप कहें तो हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास किया जा रहा है वो पर्यावरण का जो वर्तमान स्थिति है उसके एक अनुकूल लेकर किया जा रहा है। यानी भविष्य में हमें ऐसे परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है जो वर्तमान कारण से उत्पन्न होंगे। तो हम सतत विकास को लक्ष्य में रखकर एक तरह से आर्थिक विकास कर रहे हैं। तो बाहर के निवेश के लिए जो साधन है वो हमारे देश में काफी मजबूत है और संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं। अगर हम समस्याओं को देखें तो हमारे यहाँ जब निवेश की समस्या की बात करते हैं तो हमारे यहाँ वर्तमान में आप देखें कोविड-19 के कारण मांग काफी कम हो गई है और आवश्यकता से ज्यादा उद्योगों में क्षमता है, क्योंकि मांग है नहीं उतनी, लोगों के पास उतने पैसे नहीं है वस्तुओं को खरीदने के लिए, सेवाओं को लेने के लिए, और उत्पादन अर्थव्यवस्था में जो है वो लगभग शुरू हो रहा है, या जो उत्पादन एक तरह से हो रखा था अगर हम फरवरी मार्च की बात करें, क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जो भी औद्योगिक क्षमता है वो वर्तमान मांग की तुलना में काफी ज्यादा है। ये एक समस्या है। तो निवेश के लिए बहुत संभावनाएं नहीं बन रही हैं।
उधार लेना और उसको निवेश करना, यानी उद्योग जगत में बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से उधार प्राप्त करना और उसे देश की अर्थव्यवस्था में लगाना, यह तंत्र भी कमजोर हो गया है क्योंकि बैंक या वित्तीय संस्थाएं हैं वर्तमान में ऋण देने में काफी सावधानी बरत रही हैं। अगर ऐसा ना करे तो उनका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी संपत्ति, वो बढ़ सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उधार लेकर निवेश करने की जो प्रक्रिया है वो घटी है। इससे भी अर्थव्यवस्था में निवेश की समस्या बनी है। अर्थव्यवस्था में जहां पर पूंजी लगाकर एक तरह से निवेश करके अर्थव्यवस्था आगे बढ़ानी है, जैसे अगर हम बात करें अवसंरचना, यानी सड़क निर्माण की बात करें, रेलवे ट्रैक बिछाने की बात करें, बंदरगाहों में सुधार करने की बात करें, तो यहां में पूंजी की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा कोविड-19 में लाभ देने के लिए जो भी अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया गया, जैसे अगर हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, इस प्रकार की जो भी लोगों को लाभ देने की योजनाएं कोविड-19 में चली, इससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा। राजस्व की स्थिति हमेशा कमजोर होती गई, कारण आर्थिक विकास हो नहीं रहा था, उद्योग जगत बंद पड़ा था। अब धीरे धीरे औद्योगिक स्थिति मजबूत हो रही है। अगर हम पिछले महीने के आंकड़े देखें तो जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है, तो राजस्व बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हम देखें पिछले वर्ष यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में स्थिति राजस्व की काफी कमजोर है, तो राजकोषीय घाटा बढ़ा है, राजस्व आ नहीं रहा है। तो सरकार के पास एक तरह से पूंजी नहीं है उतना ज्यादा देश के अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए। सीमा पर चीन के साथ एक तनाव की स्थिति बनी हुई है और महामारी में भी सरकार का जो खर्च है वो लगातार होता जा रहा है। तो ये सब कारण है कि जो पूंजी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है। तो इसीलिए बाहर का जो निवेश है वो अर्थव्यवस्था में काफी आवश्यक है। अगर हम अप्रैल से अगस्त के बीच में इन 5 महीनों में देखें, 2020 की अगर हम वित्तीय वर्ष जो चल रहा है यानी 2020-21, उसके पहले 5 महीने देखें तो विदेशी निवेश में 13% की वृद्धि हुई है। लेकिन यहां पर यह निवेश बहुत सटीक इसलिए नहीं है क्योंकि 75% जो निवेश का हिस्सा है वो केवल रिलायंस को मिला है, और जो भी निवेश आया है उसमें ज्यादा निवेश एक तरह से कंपनियों में हिस्सेदारी या शेयर खरीदने के रूप में है, यानी एफडीआई के रूप में कम आया है, एफपीआई के रूप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में ज्यादा आया है। तो जो भी निवेश आया है उससे रोजगार सृजन ज्यादा होगा, इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। तो निवेश जरूर बढ़ा है लेकिन रोजगार सृजन करने के साथ में वो नहीं जुड़ा हुआ है। यह समस्या के रूप में एक तरह से माना जा रहा है। अब प्रमुख रूप से समस्याएं क्या है देश की अर्थव्यवस्था में, जिनको दूर करके हम निवेश को बढ़ा सकते हैं। वोडाफोन कर विवाद की बात करें, यानी वोडाफोन के ऊपर जो टैक्स का एक तरह से सरकार ने एक जिम्मेदारी डाली है कि उतना उन्हें टैक्स देना है एज ए टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में, यह विवाद अभी भी एक तरह से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक है वो भारत में निवेश करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। इसी के साथ साथ एक अध्यादेश के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा जो मध्यस्थता कानून है, आर्बिट्रेशन लॉ है, उनमें संशोधन किया गया है और इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकना। जब भी आप कानून में इस तरह से अध्यादेश के माध्यम से अचानक एक तरह से संशोधन करते हैं तो ये उद्योग जगत को एक तरह से बहुत सही नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि विचार विमर्श करके उद्योग जगत को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर अगर इस तरह के प्रयास होते हैं तो वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें थोक विक्रेता और जो ऑनलाइन ट्रेड में यानी ऑनलाइन जो व्यापार करते हैं उनके नियमों में भी बदलाव किया गया है। तो इस तरह के जो नीतिगत परिवर्तन होते हैं ये बाहरी निवेश को एक तरह से आने से रोकते हैं। तो हमें नीतिगत जो अस्थिरता है उससे हमें जाना पड़ेगा नीतिगत स्थिरता, यानी हमारा जो भी नीति है उस पर हमें स्थिर रहना पड़ेगा और परिवर्तन जो अभी कर रहे हैं उसी गति में आगे बढ़ना पड़ेगा। अचानक यू टर्न लेकर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इससे विदेशी निवेश एक तरह से हमारे यहाँ हतोत्साहित होता है। तो भविष्य में वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उसके परिवर्तन के लिए बिल्कुल संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन सरकार को अपनी नीतियों में स्थिरता दिखाकर विदेशी निवेश या विदेशी जो पूंजी है उसे आकर्षित करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज देखें, ये भी पेज नंबर 8 पर है और ये आईआर से संबंधित है, इंडिया एंड बाइडेन। यानी जो बाइडेन अगर आते हैं तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जो बाइडेन आते हैं तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो पेरिस समझौता है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर लिया है, तो इसमें पुनः अमेरिका आ पाएगा। तो अमेरिका अगर शामिल होगा जैसा बाइडेन के द्वारा पहले भी कहा गया है तो कहीं ना कहीं जो निवेश है वो एक तरह से उपलब्ध हो पाएगा हरित ऊर्जा के लिए, यानी ग्रीन एनर्जी के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा निवेश आ पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विकासशील देश जैसे भारत है उनको
पश्चिमी देशों से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करेगा। तो ये एक समझौता कहीं ना कहीं पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनके लिए भविष्य में एक संभावना बनाता है भारत में। ईरान की जो परमाणु डील है जिसको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कैंसिल किया गया, माना जा रहा है कि बिडेन इसको एक तरह से रिवर्स करेंगे, बदलेंगे। तो अगर ईरान के साथ कोई समझौता होता है तो भारत और ईरान के बीच में जो भी एक तरह से समझौते हैं वो लागू हो पाएंगे। ईरान से जो भी हम कच्चा तेल गैस लेते हैं वो आगे जा पाएगा, और चाबहार बंदरगाह और साथ साथ चाबहार जाहेदान जो रेलवे ट्रैक है उसमें भी भारत स्वतंत्र रूप से निवेश कर पाएगा। तो ये भारत के लिए कह सकते हैं अच्छी स्थिति हो सकती है। अफगान नीति अधिक व्यवहारिक होगी। वर्तमान में देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को अचानक तेजी से बुलाने का काम करने के लिए तालिबान के साथ समझौता किया, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में वो इसे एक तरह से उपयोग करना चाहते थे कि उन्होंने अफगानिस्तान से जो सैनिक है उनको वापस लिया है। तो ये स्थिति वर्तमान में तालिबान को शक्तिशाली कर रही है अफगानिस्तान में। अगर जो बिडेन वर्तमान नीति को पूरी तरह ना बदलें लेकिन तालिबान पर दबाव डाल के अगर वो वार्ताओं में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में तालिबान की जो आतंकवाद को बढ़ाने की स्थिति है उसकी जो मजबूती है वो कमजोर होगी, और ये भारत के लिए अफगानिस्तान में एक अच्छी स्थिति बना सकता है। अमेरिका की जो भी अफगानिस्तान में नीति है उसमें कुछ व्यवहारिक परिवर्तन आएंगे और ये भारत के लिए अफगान नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में भविष्य में हो सकता है। चीन के साथ नीति में परिवर्तन भी हो सकता है। चीन को जो पूरी तरह से ट्रंप के द्वारा टारगेट किया गया था वो शायद अब ना हो, तो इससे वैश्विक स्तर पर जो व्यापारिक स्थितियां हैं वो सुधरेंगी, उससे भी कहीं ना कहीं भारत को एक मदद मिलेगी। वर्तमान में मालाबार एक्सरसाइज या अगर हम इंडो पैसिफिक में क्वेड की बात करें उसमें अमेरिका चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर में चीन का जो प्रभाव है उसे रोकने के लिए बिडेन का भी एक तरह से प्रयास रहेगा। ध्यान रखें, जो बिडेन विदेश मामलों के भी काफी बड़े एक तरह से एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो चीन को पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो लक्ष्य किया जा रहा था ट्रंप के द्वारा उससे अलग कर दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं कम दिखती हैं। तो ये भारत के लिए व्यापारिक रूप में एक पक्षकर हो सकता है और सामरिक रूप में भी हमारे लिए नीतियां अगर परिवर्तित थोड़ी होती हैं तो वो सुखद होंगी, क्योंकि पैसिफिक प्रशांत महासागर में चीन पर नियंत्रण अगर अमेरिका करता है तो हिंद महासागर में भी चीन अपनी नीतियों को नियंत्रित करेगा। अब अगर हम इसका एक विरोधी दूसरा पक्ष देखें जहां पर जो बिडेन भारत के लिए समस्याएं ला सकते हैं, जैसे अगर हम मानवाधिकार की बात करें या जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात करें या हमारा जो नागरिकता कानून है, इन मुद्दों पर जो बिडेन के द्वारा भारत के विरोध में कई बार अपने बयान दिए गए हैं। तो ये स्थितियां आने वाले समय में कैसी होंगी उस पर हमें एक तरह से नजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे आंतरिक मामलों में एक हस्तक्षेप हो सकता है जिसे भारत स्वीकार नहीं करेगा। अगर बहुपक्षवाद को डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में बिडेन के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। तो अगर बहुपक्षवाद बढ़ता है तो भारत के लिए विभिन्न जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पर अपने आप को मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुपक्षवाद के बढ़ने का भारत को जरूर फायदा है, लेकिन बिडेन के जो अपने विचार हैं अगर उसमें राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ सुधार या परिवर्तन होता है तो भारत के लिए सुखद खबर है, अन्यथा इन मुद्दों पर हमारे लिए स्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। बिडेन के आने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? अमेरिका की नीतियों में बड़ा स्थायित्व आ जाएगा, जैसा ट्रंप के समय में नहीं था, क्योंकि ट्रंप की नीतियां आए दिन बदलती रहती थी। कभी भारत के साथ सामरिक समझौता कर लेना और कभी भारत को किसी व्यापारिक लाभ की स्थिति से अलग कर देना, कभी वीजा के प्रतिबंध लगा देना और कभी भारत को अपना सबसे बड़ा सामरिक साझेदार एशिया में कहना। तो विरोधी बातें ट्रंप के द्वारा कही जाती थी उसमें एक तरह से कमी आएगी और अमेरिका की नीति अधिक स्थायित्व वाली होगी, और यह भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेंगे। आगे अगर हम प्री का क्वेश्चन देखें तो यहां पर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, उनके खिलाफ एक तरह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का न्यायालय का जो मुकदमा है उसको दायर करने के लिए एक तरह से प्रयास हो रहे हैं। यहां पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपने आप को एक तरह से इससे अलग किया है, क्योंकि उनका कहना है कि जब जगन रेड्डी का लेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पास गया है तो वो सुयो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना का मुकदमा कर सकते हैं। उसमें अटॉर्नी जनरल की एक तरह से भूमिका नहीं होती है, जिसको एक तरह से पहले भी अटॉर्नी जनरल के द्वारा कहा गया है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के संबंध में हम यहां पर एक आपका डिस्कस कर रहे हैं। न्यायालय की अवमानना की बात करें अनुच्छेद 129 और 215 के द्वारा गाइड होती है। 1971 का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है यह वैधानिक कानून है जिसके माध्यम से इसे संचालित किया जाता है। 2006 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें ट्रुथ या सत्य यानी सत्य स्थापित करने के लिए अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो इसे एक तरह से न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा। यह 2006 में संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया।
और ध्यान रखें, अवमानना के लिए 6 वर्ष की कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक तरह से हो सकता है। प्री का क्वेश्चन आप देखिए, न्यायालय की अवमानना के संबंध में सत्य कथन को चुने। न्यायालय की अवमानना अनुच्छेद 129 तथा 215 से संबंधित है। न्यायालय के अवमानना एक्ट 1917 इसका वैधानिक आधार देता है। अवमानना का आपराधिक मामला होने पर महान्यायवादी की अनुमति आवश्यक है। ध्यान रखें, जो आपराधिक मामले के साथ साथ सिविल यानी दो तरह के होते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरफ क्रिमिनल हो सकता है, एक सिविल हो सकता है। तो अगर क्रिमिनल है, आपराधिक मामला है, तो उसके लिए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की अनुमति आवश्यक होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका डी। नेक्स्ट उसमें देखें तो गुवाहाटी जू की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे जीव रेस्क्यू किए जाते हैं, उनको बचाया जाता है जिनका इलीगल रूप से तस्करी की जाती है। और इसमें अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में दूसरे देशों के प्रमुख जीव यहां पर संरक्षित करके रखे गए हैं। तो इसी कड़ी में हम देखें तो गुवाहाटी के बारे में कुछ तथ्यों को आप ध्यान रखें कि गुवाहाटी जो शहर है इसके अंदर 8 आरक्षित वन क्षेत्र हैं। दक्षिण काला पहाड़, फाटासिल, जलकुबरी, गोटानगर, हेंगारीबरी, सरन्या हिल, गर्भगा और रानी। 2 वन्यजीव अभ्यारण्य एक तरह से गुवाहाटी सिटी लिमिट में आ जाते हैं, देपरबोल और अमचांग। और एक रामसर वेटलैंड साइट भी है यहां पर, डेपरबोल। तो ये गुवाहाटी शहर की जो एक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उसको दिखाता है। इसी कंसर्न में हमारा प्री का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी जैव विविधता भाग गुवाहाटी की शहर की सीमा में आते हैं? 8 रिजर्व फॉरेस्ट, देपरबोल तथा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, देपरबोल, रामसर, वेटलैंड, तीनों ही है। तो आंसर है आपका डी। यहां पर अगर हम देखें तो जो जीव पकड़े गए हैं उनमें एक अल्डावरा जाइंट टॉर्टोइस भी है, और ये अल्डावरा द्वीप पर ही पाया जाता है। अगर हम देखें एक विशाल कछुआ होता है। तो यही क्वेश्चन है कि अल्डावरा जाइंट टॉर्टोइस किस देश में पाया जाता है? कोमोरोस, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स। तो ध्यान रखें ये सेशल्स के पार्ट पर है, तो ये अल्डावरा सेशल्स का एक तरह से हिस्सा है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाता है? सेशल्स यानी डी। नेक्स्ट उस पर आते हैं, और अगर हम 9 नवंबर की बात करें तो ये वर्ल्ड एडॉप्शन डे है, यानी गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से वैश्विक रूप में सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन के लिए। तो इसी के संबंध में एक तरह से हमने यहां पर आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, देखिए कारा की अगर हम बात करें, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये अगर हम देखें तो ये 1990 में अस्तित्व में आया, और ये भारत सरकार की एडॉप्शन या कोई भी गोद लेने की जो प्रक्रिया में आना चाहता है उसको एक तरह से करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख संस्था है, नोडल एजेंसी है। तो कारा के संबंध में यहां पर हम कुछ कथनों को देखते हैं। पहला, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक सांवैधिक निकाय है। बिल्कुल सही है, यह भारतीय बच्चों को गोद देने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है, और देश और अंतरदेश यानी भारत के अंदर और बाहरी देश से कोई मान लीजिए भारत में गोद लेने के लिए आता है तो उसकी निगरानी और विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा देखें, 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के 1993 के हैग कन्वेंशन, तो ध्यान रखिए 93 का जो हैग कन्वेंशन है वो एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश में जाकर किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया है उसको संचालित करता है। तो 93 का जो हैग कन्वेंशन है भारत ने 2003 में इसको स्वीकार किया, और इसके प्रावधानों के द्वारा अंतरदेशीय जो समस्याएं उनको निपटाता है कारा। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर है आपका डी। नेक्स्ट उस पर आते हैं, और ये एक योजना के संबंध में है। आप ध्यान रखें, अनुसूचित जाति की बात करें और साथ में हम पिछड़े वर्गों की बात करें तो उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 फंड काम कर रहे हैं, जिनको एक तरह से कहा जाता है वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास, यानी VCFSC और वेंचर कैपिटल फंड फॉर बैकवर्ड क्लास। और दोनों के पार्ट पर हम देखें, यहां पर अगर हम SC के लिए बात करें तो 10 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है, और अगर हम बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो 20 लाख से लेकर 5 करोड़ का ऋण दिया जाता है। इसी के साथ साथ एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, यानी ASIIM। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो भी SC हैं और साथ साथ SC दिव्यांग यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो दिव्यांग हैं उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई व्यापार है और उसमें कुछ नवोन्वेष करके वो कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो उसमें मदद दी जाती है अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के द्वारा। और इसमें अधिकतम
30 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो सरकार एक तरह से उपलब्ध कराती है। तो इसी ASIIM के संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह योजना सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। बिल्कुल सही है। यह योजना अनुसूचित जाति तथा विशेष रूप से दिव्यांग अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों के लिए है। सही स्टेटमेंट है। तकनीकी आधारित व्यापारिक नवोन्वेष के लिए 30 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका डी। प्ली ऑन ड्राफ्ट वेस्टर्न घाट नोटिफिकेशन। तो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो उसको एक तरह से इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के पार्ट पर जो भारत सरकार की घोषणा 2018 की है उसका एक तरह से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इन 6 राज्यों में विस्तारित होने के कारण अगर हम देखें तो लगभग 56,885 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें फैला हुआ है। तो इतना बड़ा एरिया जब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में सरकार घोषित कर देती है तो इसमें किसी भी तरह की व्यापारिक, आर्थिक या कह सकते हैं मानव गतिविधियां वो करना अनुमति नहीं होता है। इसको एक तरह से रोकने के लिए यहां पर कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहां पर हम इको सेंसिटिव जो एरिया है उसके संबंध में यहां पर एक आपका प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के संबंध में निम्न कथनों को आप चुने और सत्य कौन से हैं। यह 5 राज्यों में विस्तारित है। अभी आपको बताया 6 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका उत्तरी भाग महाराष्ट्र में तो दक्षिणी भाग केरल में है। देखिए उत्तरी भाग महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में। तो गुजरात से शुरू होता है फिर महाराष्ट्र के पार्ट पर, तो गुजरात भी इसमें शामिल होता है, इसीलिए ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा, इसका निर्धारण 2018 में माधव गाडगिल समिति की सिफारिश पर किया गया था। देखिए माधव गाडगिल समिति ने 2011 में सिफारिश की, उनकी एक तरह से सिफारिशों पर फिर से एक तरह से जांच करने के बाद 2012 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई। तो माधव गाडगिल जो कमेटी है उसके आधार पर ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये अगर आप देखें तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। तो केवल सी यानी आंसर है आपका सी। ये हमारे 9 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। मेंस और प्री के जो क्वेश्चन आपको दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी कमेंट हैं उनको कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।